ईरान, जहां पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद शरीफ ने हादसे के लिए अमेरिका की पाबंदियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक जरीफ ने कहा है कि ईरान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उस पर अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से देश को जरूरी साजो सामान रख रखाव के लिए नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और राष्ट्रपति की इसमें मौत हो गई। बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे, उसे ईरान ने 20 साल पहले खरीदा था और वो भी अमेरिका में निर्मित बेल हेलीकॉप्टर है। ईरान में विमानों को अक्सर पार्ट्स की बेहद किल्लत का सामना करना पड़ता है और कई बार वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स भी बिना सुरक्षा जांच के ही उड़ान भरते रहते हैं। एक बहुत बड़ा दावा किया है अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री और 7 और लोगों की मृत्यु हो गई। अमेरिका में निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया क्योंकि उसका सही ढंग से रखरखाव नहीं हो पा रहा था। वैसे ईरान में अगर कोई कमांडर या जनरल मारा जाता है तो सबसे पहले उंगली अगर उठती है तो इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर उठती है। इस बार तो इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं, मिसाइल और रॉकेटों से हमले हो चुके हैं और यह बात पूरी दुनिया ने देखी। दोनों देश युद्ध के कगार पर बिल्कुल आ गए, शायद इतना करीब पहले नहीं आए थे। इस तनाव को ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में वजह के रूप में भी देखा जा रहा है और कई गुना खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यह है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है, मौसम की वजह हादसा, या फिर मोसाद की साजिश? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। अब इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक्स की ये पोस्ट देखिए जिसमें रईसी के हेलीकॉप्टर को उड़ाने के दावे होते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बारे में सब जानते हैं। हाल ही में दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए थे। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराए थे और बदला लेने की धमकी दी थी। अब सवाल ये है कि क्या ये हादसा ईरान और इजराइल के बीच तल्खी का नतीजा है? क्या इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। वहां से वो लौट रहे थे। बड़ी बात यह है कि इजराइल और अजरबैजान एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते रहे हैं। इसके अलावा ईरान और अजरबैजान दोनों शिया मुल्क होने के बावजूद एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों में नहीं है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए मशहूर रही है। ईरान में भी घुसकर उसने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हाल ही में जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग के करीब आए, उसके बाद से मोसाद पर सवाल उठ रहे थे और ईरान के समर्थक संगठनों ने उसे लेकर चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के बेटे ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ईरान के राष्ट्रपति की मौत में मोसाद का हाथ है या नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोसाद को लेकर ईरान का संदेह मध्य पूर्व में अस्थिरता का कारण बन सकता है, जिसे टालना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने अभी तक आतंकवादियों को निशाना बनाया है। अभी तक उसकी तरफ से दुश्मन देश के बड़े नेता की हत्या में हाथ सामने नहीं आया है। इसके बावजूद उसकी खुफिया एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कोहरे को लेकर स्थानीय लोगों के हवाले से दावा हो रहा है कि वो अचानक से आया, क्या ये मौसम बनाया गया था? इसी तरह दावा हो रहा है कि ईरान और मध्य पूर्व के एक बड़े हिस्से ने मौसम चार्ट से 19 मई का पूरा दिन हटा दिया। क्या ये लोगों को ये देखने से रोकने के लिए था कि कोहरे का कारण क्या था? ईरान और इजराइल के बीच हुए मिसाइल हमलों से तनाव अभी तक कम नहीं हुआ था कि अचानक ईरान के राष्ट्रपति की मौत से शांति की कोशिशों को झटका लग सकता है। ये भले ही हादसा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच दुश्मनी के चलते इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर उंगलियां उठती रहेंगी। आज तक ब्यूरो। और विंग कमांडर अनिल गोयल
टेस्ट पायलट हैं, एविएशन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनियात लगातार हमारे साथ हैं। विंग कमांडर गोयल, ये जो प्रश्न उठ रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, तीनों हेलीकॉप्टर एक ही वातावरण में, एक ही मौसम में तबरेज की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन केवल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आप इसे किस तरह से देखते हैं? खराब रखरखाव, खराब मौसम, या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जब राष्ट्रपति, किसी भी देश के राष्ट्रपति का बेड़ा चलता है तो उसमें 2 से 3 हवाई हेलीकॉप्टर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। एक होता है मेन हेलीकॉप्टर और बाकी 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर्स होते हैं। जब अगर किसी तकनीकी कारण से मेन हेलीकॉप्टर को यूज नहीं कर सकते तो ये स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जाता है। तीनों हेलीकॉप्टर्स का अच्छे से रखरखाव किया जाता है और उनका सिक्योरिटी चेक होता है और सभी पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है जी। तो ये दुखद दुर्घटना हुई है, ये कई कारणों की वजह से भी हो सकती है और इसका केवल एक सिंपल कारण भी हो सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं बेल 212 एयरक्राफ्ट काफी पुराने हैं, 1960 के बने हुए हैं और इन हेलीकॉप्टर्स के लिए मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। ईरान इस मेंटेनेंस प्रॉब्लम से काफी समय से जूझ रहा है क्योंकि उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक रीजन सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि इन हेलीकॉप्टरों का रखरखाव ठीक से ना हो पा रहा हो। दूसरा रीजन, जैसे कि इस घटना में बार बार आ रहा है कि वहां पर मौसम यकायक बदल गया और केवल एक ही हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आया। तो इसका एक रीजन मेरे दिमाग में केवल यह आता है कि ये तीनों हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तो इनके बीच में थोड़ी दूरियां होती हैं, ये आपस में एक कम्युनिकेशन बना के रखते हैं और इनको प्रोटोकॉल फॉलो करना था क्योंकि ये वीवीआईपी को कैरी करते हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति वाला हेलीकॉप्टर यकायक मौसम की चपेट में आ गया हो और उसने पीछे आने वाले अपने दोनों हेलीकॉप्टर और साथियों को रेडियो ट्रांसमिशन की तरह से सूचना दे दी हो। तो विंको गोयल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन, जो आखिरी कम्युनिकेशन होगा राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर और बाकी 2 हेलीकॉप्टरों के बीच या एटीसी के बीच, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक जो कई लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या अगर बेल 212 हेलीकॉप्टर है और खराब रखरखाव की बात आ रही है, तो क्या इनके पास काउंटर मेजर्स जो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, यानी कोई हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से खिलवाड़ करे, क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है? देखिए सर, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। जो भी वीवीआईपी एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हमेशा होता है, जो कि जैसे जहाज जब टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो उसमें उनके ऊपर मिसाइल अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय उनके पास ऐसे सिस्टम होते हैं जो मिसाइल को कंफ्यूज करते हैं। अब जब ये हेलीकॉप्टर जनरली सरफेस से काफी नजदीक उड़ते हैं और स्पेशली जब हिल्स में उड़ते हैं तो ये वैलीज में उड़ते हैं। तो यह क्योंकि ये एयरक्राफ्ट काफी पुराने हैं तो मुझे एक तरफ से थोड़ा सा डाउट है इन बार कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इन एयरक्राफ्ट में रही होगी और अगर कोई दुश्मन देश उनको काउंटर करना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसको काफी इजीली काउंटर वो कर सकता है। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी अगर लेकर चलते हैं कि किसी हमले की संभावना है तो ये हेलीकॉप्टर मेरे ख्याल से काफी इजी टारगेट होना चाहिए क्योंकि ये काफी पुराने जहाज हैं, इनमें रखरखाव का प्रॉब्लम है और इनको मॉडिफाई करना किसी भी देश के लिए जो कि खुद उसका निर्माता नहीं रहा हो, जैसे कि यूएस बेस्ड है और ईरान इनको ऑपरेट कर रहा है, तो ईरान के लिए इनको मॉडिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से काफी इजी टारगेट है अगर इसके ऊपर कोई हमला हुआ है तो। अगर ये CFIT या कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन या फिर केवल एक हादसा नहीं है, या पायलट एरर नहीं है। एम्बेसडर त्रिगुनियात, कई बार ये देखा जाता है कि इस हादसे से लाभ किसका होगा, फायदा किसका होगा? कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रईसी जो है वो नेक्स्ट इन लाइन थे अगले अयातोला, अगले सुप्रीम लीडर बनने के लिए ईरान के लिए अयातोला खमेनी के बाद, और अगर वो नहीं तो बाकी कौन? क्या ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या पड़ताल इस दिशा में भी बढ़ेगी आगे? देखिए, वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होगा तो मेनली फोकस होगा शायद टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर
कि उसकी वजह से नहीं हुआ। दूसरा ये है कि क्या, जैसे आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही, उसके बारे में भी हो सकता है। तीसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक काफी बड़े दावेदार थे जो खमेनी साहब को सक्सीड करने के लिए। जी। लेकिन दूसरा जो मेन एक और दावेदार हैं, वो है उनके खुद के लड़के, दूसरे लड़के मुज्तबा खमेनी। जी। तो वो उनका भी है, लेकिन जहां तक सुनने में ये आया है कि जो सुप्रीम लीडर हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी तरह एक डायनेस्टिक रूल बने, वो उसको एंटी इस्लामिक मानते हैं। तो ये शायद एक चीज है। लेकिन अब उसके अलावा और भी दो तीन लोग हैं जो लाइन ऑफ सक्सेशन में है, और वहां का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। लेकिन जो भी बनेगा, वो उसको जो है खमैनी जो सुप्रीम लीडर का बड़ा कॉन्फिडेंट होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, जो वहां पर काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि किस, सबको बड़ा स्क्रूटनाइज करते हैं वो पूरी तरह से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है ठीक। कि इब्राहिम रईसी जो थे,